हेलो, वेलकम टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कुछ इस चैप्टर में है। जितना भी कुछ इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो प्लीज पेन, कॉपी, पेपर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट विद यू, अपने पास रखिए और शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हेरिडिटी, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं कि हेरिडिटी क्या है। पहले हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में हेरिडिटी क्या है। अगर आपको आता है, आप जानते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं वहां से पढ़ लूंगी किसने क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर एक ऐसा फीचर है किसी ऑर्गेनिज्म का जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, एक जनरल ऑब्जर्वेबल फीचर है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपके सामने है तो आप उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, that is character. So the basic definition of this character is a general observable feature of an organism, right? Okay, example: height of a plant, color of seeds, shape of seeds, eye color in human. ये एक जनरल फीचर है जो आप एक नजर में देख के पहचान जाते हैं, दैट इज कैरेक्टर। ठीक है, अब अ कैरेक्टर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कैरेक्टर कई कई फॉर्म में, बहुत तरीके के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज ट्रेट्स। हम ये जो वर्ड है ट्रेट्स, ये हम थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। ट्रेट्स ट्रेट्स, इतनी बार ट्रेट्स आएगा कि आप शायद परेशान हो जाएंगे। ठीक है, सो ट्रेट्स क्या होता है? कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नाउ अभी हमने पढ़ लिया व्हाट इज ट्रेट, कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म ट्रेट से, राइट? अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक अगर आप ट्रेट्स की भी बात लें तो जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेट जो होता है वो कैरेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज ट्रेट, सो अ ट्रेट इज द स्पेसिफिक फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, अब वो कैरेक्टर जो हमने देखा, अगर हमने हाइट का कैरेक्टर देखा तो वो कैरेक्टर किस फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, इट इज द वेरिएशन ऑफ अ कैरेक्टर इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हमने यहाँ पे बात करी थी कैरेक्टर में हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, आई कलर इन ह्यूमंस, ये कैरेक्टर था। अब कैरेक्टर के अंदर क्या है? ट्रेट्स है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेट्स। अब एग्जाम्पल क्या है? अगर हमने हाइट की बात करी थी तो हाइट वाज द कैरेक्टर, राइट? अब हाइट के हिसाब से क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। सीड शेप के हिसाब से अगर हम बात करें तो सीड शेप क्या था? कैरेक्टर था। अब ट्रेट्स क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, सीड कलर कैरेक्टर था, लेकिन ट्रेट्स क्या है? ग्रीन एंड येलो। आई कलर वाज कैरेक्टर। नाउ आई कलर किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ठीक है, रेड नहीं हो जाएगा, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। यहां तक क्लियर है? सो इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, अगर किसी फ्लावर का कलर कैरेक्टर है तो ट्रेट क्या होगा? अगर फ्लावर का कलर कैरेक्टर है तो वो फ्लावर जिस कलर का होगा वो ट्रेट है, राइट? सो पर्पल, व्हाइट, पिंक, whatever the color is whatever the color you can see on that flower, that is traits. I hope I am clear till now. Okay, now what are traits? अब अगर हम बात करें तो क्या है ट्रेट्स? ट्रेट क्या है?
कि कैरेक्टर का कोई स्पेसिफिक फॉर्म होगा, है ना। या तो जैसे अगर हाइट इज अ कैरेक्टर, तो स्पेसिफिक फॉर्म क्या हो सकता है, तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा। तो जो स्पेसिफिक फॉर्म है दैट इज ट्रेट्स, राइट। अब ट्रेट्स की बात करते हैं कि ट्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड, दूसरा होता है एक्वायर्ड। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या कहता है कि ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड टर्म को याद रखना, इनहेरिटेड मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेड मीन्स, कलर चेंज कर देती हूं इसका, ओके। सो इनहेरिटेड क्या है, इनहेरिटेड मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, हमने इसे अपने पेरेंट्स से प्राप्त किया है, राइट। वी रिसीव्ड इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो जो इनहेरिटेड ट्रेट होता है, पहली चीज इसकी ये होती है कि ये हमारे जन्म के साथ ही प्रेजेंट रहता है। मतलब जब हम जन्म लेते हैं, ये तब से हमारे बॉडी में ये ट्रेट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से आ रहे, राइट। जैसे आई कलर, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब का शेप, ये हमारे पास इनहेरिटेड रहता है, राइट। आई कलर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, आपके पेरेंट का कैसा है, क्या आपको मिला है, वो आपका आई कलर शो करेगा। ब्लड ग्रुप भी आपका आपके पेरेंट से इनहेरिटेड मिलेगा, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये ट्रेट्स गिफ्ट कर दिए, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट अक्वायर्ड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? सो अक्वायर्ड ट्रेट ऐसा होता है कि हम किसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं या हमने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया, तो उसकी वजह से वो ट्रेट्स हमारे अंदर आ गए। मतलब सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है, और उस एनवायरमेंट के लिए कोई ट्रेट रिक्वायर्ड है, तो हम धीरे धीरे उसे सीख जाएंगे। जब हम सीख जाएंगे तो वो हमारे अंदर एक ट्रेट आ जाएगा। वो कैसे डेवलप हो रहा है एक्वायर्ड ट्रेट, वो हमने एक्वायर किया है, वो हमने सीखा है, ठीक है। वो हमने चाहे एनवायरमेंट की वजह से सीखा हो, चाहे एक्सपीरियंस की वजह से सीखा हो, वो ट्रेट हमारे अंदर है, वो हमने डेवलप किया है खुद से। एग्जाम्पल, लर्निंग टू स्विम, हम तैरना सीखते हैं, अक्वायर्ड ट्रेट है। लैंग्वेज सीखते हैं ना बहुत लोग, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस सीखते हैं। अब ये सपोज करिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो ये हमारा एक्वायर्ड ट्रेट है, हमने सीखा है एनवायरमेंट की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से, किसी ना किसी रीजन से ये हमारे अंदर डेवलप हुआ है। अब हम खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब जिम जा रहे हैं, मस्त एकदम रनिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो मसल स्ट्रेंथ है वो कैसे हुआ, इनहेरिटेड थोड़े था, ये एक्सरसाइज से हुआ, दैट इज एक्वायर्ड। ऑलराइट, सो यहां तक समझ में आ गया होगा इनहेरिटेड क्या है, एक्वायर्ड क्या है। इनहेरिटेड हमें गिफ्ट मिल गया, और एक्वायर्ड भैया हमने मेहनत करी है, ठीक है, वी वर्कड। अब इसी को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्टेड ट्रेट्स होते हैं भैया। ये ट्रेट्स हमारे पेरेंट हमें दे देते हैं, और किसके थ्रू देते हैं, एक जीन्स होते हैं उनके थ्रू दिए जाते हैं। अब जीन्स और डीएनए ये सब क्या है मैं आगे बताऊंगी, अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर कैसे आते हैं, डीएनए और जीन्स के थ्रू आते हैं, बर्थ से रहता है। इनहेरिटेड ट्रेट हमारे पास बर्थ से रहता है, कितना भी एनवायरनमेंट बदल जाए, कितना भी हम लर्निंग कर लें, लेकिन वो ट्रेट कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी हाइट लंबी है, सपोज करो टॉल हाइट है हमारी, और अगर हम ऐसी किसी जगह रह रहे हैं जहां शॉर्ट हाइट लोग रहते हैं, तो क्या हमारी हाइट कम हो जाएगी? नहीं ना। या ऐसी किसी जगह रहते हैं जहां पे आई कलर अलग लोगों के पाए जाते हैं, तो क्या हमारा आई कलर चेंज हो जाएगा?
नहीं होगा ना। तो ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, चाहे एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे लर्निंग की वजह से, कुछ भी कर लो। ये ऐसा गिफ्ट हमारे माँ बाप हमें देते हैं जो कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, आई कलर हो गया, हेयर टाइप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया हमारा, हाइट टेंडेंसी हो गई हमारी, शेप ऑफ ईयर्स हो गया, ये सब नहीं बदलता। हाँ, हेयर टाइप में ये है कि हम एक टेम्परेरी चेंज करा सकते हैं, स्ट्रेट को कर्ली को स्ट्रेट, गर्ल्स ज्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन हम उसको परमानेंट नहीं चेंज कर सकते। एक टाइम के बाद आपका टेम्परेरी वाला जो है वो हट जाता है, फिर वो आपका वापस परमानेंट वाला जो जो गिफ्टेड है ना, वो निकल के बाहर आ जाएगा, बोलेगा बेटा मैं ही गिफ्टेड हूं। ठीक है। अब अक्वायर्ड ट्रेट क्या है? अक्वायर्ड ट्रेट ऐसा ट्रेट है, जैसे मैंने बताया आप लोग को, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं, चाहे एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे एक्सपीरियंस की वजह से, चाहे लाइफस्टाइल की वजह से। इसका जीन से कोई लेना देना नहीं होता, ये हमें गिफ्ट नहीं मिलता, और ये चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट और लर्निंग के साथ साथ। जैसे एबिलिटी टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल हमें जन्म से थोड़े आती थी, हमने सीखी है ना। फिर कोई लैंग्वेज है, वो हमें जन्म से थोड़े आती थी, जन्म में तो हमें लैंग्वेज ही नहीं आती थी, हमने बाद में सीखी। कोई स्कार या टैटू, चोट, ऐसा थोड़े हमें चोट लग गई, हम पैदा होने से पहले ही गिर गए हो कहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना। टैटूज, कोई टैटू अगर हमें, हम बचपन से तो नहीं बनवा के आते, वो बाद में बनवाते हैं। एक्सरसाइज, बचपन से हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन हम बाद में एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपना मसल स्ट्रेंथ उससे बनाते हैं। ये हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ये हमने डेवलप किए हैं। ऑलराइट, नाउ अब बात आती है हेरिडिटी की, जो मैंने आपसे पहले ही स्लाइड पे पूछा था कि व्हाट इज हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक लैटिन वर्ड है, हेरिडिटैटम, जिसका मतलब होता है टू इनहेरिट, वहां से ये टर्म आता है। ठीक है। अब हेरिडिटी क्या है भैया? हेरिडिटी है कि कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है। मतलब हमारे पास जीन्स है, ठीक है, उस जीन्स में कुछ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम तक आती है। ठीक है। और सॉरी, यहां इन पेरेंट्स को किससे मिली? ग्रैंड पेरेंट्स से, इनको इनके पेरेंट्स से, इनके पेरेंट्स ने इनको ग्रैंड पेरेंट्स को दी, फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स को आई, और पेरेंट्स के बाद हमारे पास आई। तो ये इंफॉर्मेशन पास होती जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। ओके। सो हेरिडिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स and characteristics are passed from parents to their offspring through genes। आप समझ में आई हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी होती है कि भाई जो हमने कैरेक्टर ट्रेट्स अभी तक पढ़ा था, ये सारे कैरेक्टर और ट्रेट्स ये हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं, और कौन लेके आता है? जीन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है। हम जीन्स, डीएनए, ये सब अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहां तक क्लियर है कि हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं थ्रू जीन्स। अब हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई सोचने वाली बात है ना, क्यों आते हैं? कोई जरूरी थोड़े आ जाए, हम कुछ और भी तरीके से तो हो सकते हैं। तो हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है। ये अलाउ करता है ट्रेड्स को पास करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस। कभी देखा है कि दो भाई बहन या दो बहनें दो भाई, ये एक जैसे कुछ कुछ दिखाई देते हैं, और कुछ इतने अलग होते हैं कि उनको देख के भी आप नहीं कह सकते कि भाई बहन है। ठीक है। यहां तक क्लियर है कि कुछ ऐसे होंगे
ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जुड़वा है, एक दूसरे के बिल्कुल लुक अलाइक हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, तो वहां पे वेरिएशन हो जाता है। ओके, प्रोजेनी क्या होता है, ये टर्म आपको बहुत आएगा इस चैप्टर में। सो प्रोजेनी मीन्स द ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स। कुल मिला के प्रोजेनी होता है बच्चे, ठीक है। इट रिफर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म्ड आफ्टर रिप्रोडक्शन। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल बॉर्न आर कॉल्ड प्रोजेनी। अब सपोज करो यहां पे पापा है एंड मम्मा है, ठीक है। कौन बना, हम बने, हम क्या है, हम है प्रोजेनी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो ये पेरेंट्स हैं, मदर फादर, और उनसे जो हम बने यानी कि ऑफस्प्रिंग्स जो बने, दैट इज प्रोजेनी। क्लियर है यहां तक। सो प्रोजेनी इनहेरिट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स थ्रू जीन। अभी तक हम यही पढ़ते हैं हेरिडिटी में कि भाई इन लोगों ने हमें कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स क्या कर दिए हैं, गिफ्ट कर दिए हैं। कैरेक्टर्स और ट्रेड्स ये हमें एक डब्बे में पैक करके और गिफ्ट कर दिया है, ऐसे करके, ठीक है। ये हमें गिफ्ट कर दिया है। Progeny can be plants, animals or human babies produced by the reproduction. अब progeny term जो यूज हो सकता है वो plants के लिए भी होता है, animals के लिए भी होता है, human babies के लिए भी होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर दो पी प्लांट हैं, उनको क्रॉस कराया गया तो जो सीड बना दैट इज प्रोजेनी। एक काऊ अगर किसी काफ को जन्म दे रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, बछड़े को जन्म दे रही है, तो वो बछड़ा क्या है, प्रोजेनी है। अगर पेरेंट्स के पास बेबी होता है, पेरेंट्स अगर बेबी उनके पास है तो बेबी क्या है, वो प्रोजेनी है ना। अगर मदर फादर के पास बेबी है देन दैट बेबी इज प्रोजेनी। तो प्रोजेनी का मतलब क्या है, सीधा सीधा बच्चे, ठीक है। प्रोजेनी में कोई कंफ्यूजन है किसी को, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लो भाई, प्रोजेनी मतलब बच्चे होते हैं, अगला जनरेशन, ठीक है। कुल मिला के ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ओके, नेक्स्ट अब बारी है वेरिएशन की। वेरिएशन पूछता है कि वेरिएशन क्या है। भाई वेरिएशन है डिफरेंसेस इन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पढ़ा था ना, सिमिलैरिटीज भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं, तो जो डिफरेंसेस हैं दैट इज वेरिएशन। कोई सेम स्पीसीज है और उनके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें आपस में वेरिएशंस होता है, ठीक है। Even though offspring inherit traits from their parents, no two individuals are exactly the same, ठीक है। अब एक बात समझो कि हम जब एक फादर और एक मदर से जब बेबी होते हैं, सपोज करो दो बेबी हैं, फर्स्ट बेबी एंड सेकेंड बेबी, तो क्या ये दोनों बेबी एकदम सेम होते हैं? नहीं ना। क्या हम हमारे भाई बहनों से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? नहीं। एग्जैक्टली सेम कब होता है, जब ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल जब ट्विंस होते हैं तब एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप भाई हैं और बहन है, तो क्या आप एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, एक दूसरे जैसे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, उनको देख लिया जाए तो आपको बोल दिया जाएगा, आपको देखा जाए तो उनको बोल दिया जाए, ऐसा नहीं होता ना। कुछ तो फर्क होगा आप लोगों में जिससे आपका आप अलग दिखाई दोगे और वो अलग दिखाई देंगे। अब वो वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, हाइट का हो सकता है, कलर का हो सकता है, या फिर आप समझिए कि हेयर्स का वेरिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन में अगर हम बात करें तो सम ह्यूमंस आर टॉल, सम आर शॉर्ट,
सम हैव कर्ली हेयर, अदर्स हैव स्ट्रेट हेयर। स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, ये सब वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन। वेरिएशन का कुल मतलब है डिफरेंस। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस। ठीक है, अब वेरिएशन का रीजन क्या है भाई? अच्छा, एक चीज ये समझिए कि ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना हर इंडिविजुअल में, ये क्यों आते हैं? क्या किसी को पता है ये बात? हमारे अंदर जो ट्रेड्स आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, वो कौन ला रहा है? वो जीन्स ला रहे हैं। कहां से? हमारे पेरेंट्स से हम तक। तो वो जीन्स जरूरी नहीं है सेम हो, वो अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हम तक आ रहे हैं, है ना? तो वो क्या करेंगे? वेरिएशन कॉज करेंगे। अब कॉजेज ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। पहला है जेनेटिक, यानी कि हेरिडिटी वेरिएशन है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि डीएनए और जीन्स, इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और ये क्यों होता है? एक तो रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब तीसरा रीजन होता है म्यूटेशन, डीएनए में चेंजेस, वो हो जाता है, जो चेंजेस होते हैं ना डीएनए में, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये तीन रीजन है, दीज थ्री रीजंस आर देयर कि जो डिफरेंसेस आ जाते हैं डीएनए में, ठीक है, या जीन्स में। तो ये हेरिडिटी है। जैसे डिफरेंट आई कलर और ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, तो यही तीन रीजन होता है। एक तो जो होता है डिफरेंसेस क्यों आ गए डीएनए और जीन्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। एक तो एक मियोसिस का रीजन होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया भैया मियोसिस में, म्यूटेशन हो गया डीएनए में, यानी कि चेंजेस आ गए डीएनए में, तो इस वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएशन क्यों आते हैं भाई? अब एनवायरमेंटल कह रहा है मेरे जीन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ एनवायरमेंट से लेना देना है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके का फूड और न्यूट्रिशन ले रहे हैं। क्लाइमेट अलग हो सकता है, लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, लर्निंग और हैबिट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप कैसे? एग्जाम्पल समझो। एक इंसान बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, वो मस्कुलर दिखेगा। एक इंसान है जो धूप में बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो उसका स्किन डार्कर हो जाएगा। दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये इनहेरिटेड नहीं है। ऐसा हो सकता है भाई आप गोरे हो और अचानक से आप ऐसी जगह कहीं चले गए जहां पे आपको धूप में बहुत काम करना पड़ रहा है, तो आपका स्किन डार्क हो जाएगा। ओके, देन टाइप ऑफ वेरिएशंस। एक तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन ऐसा है दैट चेंज ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे चेंज करता है। ठीक है, और ये बहुत सारे जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, जैसे हाइट, वेट, स्किन कलर। ये धीरे धीरे आपको वेरिएशन दिखाई देगा, ये अचानक से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? जैसे ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ओ, चार ही ब्लड ग्रुप होते हैं, या टंग रोलिंग एबिलिटी, ये होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की? तो बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। अगर वेरिएशन क्या करता है, कैसे हेल्प करता है? वेरिएशन ऐसा करता है कि जब ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या होगा, एक समय के बाद एवोल्यूशन हो जाएगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो वेरिएशन है ये एक बेसिक वो कह सकते हैं स्टेप है, जो आगे चल के बेसिक स्टेप ऐसे लिख देती हूं मैं, बेसिक स्टेप है जो आगे चल के क्या कर देगा, एवोल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है वेरिएशन की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर वेरिएशन ना होता तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, एक एडवांटेज मिल जाता है उसे सर्वाइव करने का। ठीक है, तो वेरिएशन होना जरूरी है।
बैक्टीरिया दैट डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक्स, तो अब कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जिनमें रेजिस्टेंस आ गई एंटीबायोटिक, उनको उनको एंटीबायोटिक दिया, धीरे 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 उन्होंने क्या किया, बोला कि अब ये तो रोज की बात हो गई, छोड़ो इसे, इससे हम नहीं मरने वाले। अब उन्होंने रेजिस्टेंस अपना बना लिया कि भाई अब नहीं मरेंगे। ठीक है, कुछ है मर जाते हैं, कुछ है जो अडेप्ट कर गए उस एंटीबायोटिक को कि अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और सोचो। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम। अब अगर सारे ही एक जैसे दिखने लगे तो कितना गजब हो जाएगा ना। तो ये वेरिएशन हर इंडिविजुअल को अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, तो प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, जो काम का वेरिएशन है, जो उनको जरूरत है जिससे वो अच्छा क्रॉप उगा सके, उनको सेलेक्ट करते हैं और एक नए प्लांट ब्रीड को तैयार करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब व्हाट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मीन्स कि धीरे 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 ये वेरिएशन इकट्ठा हो रहा है और डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन में फिर कुछ अलग आ गया, फिर तीसरे जनरेशन में उससे भी ज्यादा, ऐसे करके जनरेशन बाय जनरेशन ये डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हर जनरेशन एक नया वेरिएशन ले रहा है। तो धीरे धीरे ये वेरिएशन ऐड होते जाएंगे एक समय के बाद, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो जाना वेरिएशन का है ना, तो ये वेरिएशन इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, अब भाई सोचने वाली बात है, होता क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मिक्स जीन्स मिलते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, सॉरी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, म्यूटेशन की वजह से होता है, सडन चेंजेस हो गए डीएनए में, नया वेरिएशन बन गया, धीरे धीरे ये वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहा और ये एक्यूमुलेट होता गया। ठीक है, तो म्यूटेशन एक रीजन होता है, नेचुरल सिलेक्शन एक रीजन होता है, भाई यूजफुल वेरिएशन सर्वाइव कर जाता है और आगे बढ़ जाता है, जो नहीं सर्वाइव कर पाते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो सर्वाइवल वाला जो ट्रेट है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, जो कैरेक्टर है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, कलर इन बर्ड्स। जनरेशन में क्या हुआ, आप समझिए कैसे वेरिएशन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। मोस्टली ब्राउन बर्ड थे, जनरेशन 2 में क्या हुआ, थोड़ा सा वेरिएशन आ गया कि एक बर्ड ऐसी हुई जिसका फेदर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, तीसरे जनरेशन में और डार्क हो गया, और जनरेशन 4 जब आया तो कई बर्ड्स ऐसे हुए जिनमें नए कलर्स आ गए। तो ओवर मेनी जनरेशन ये स्मॉल चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहे और एक नया कलर पैटर्न आना शुरू हो गया, है ना, एक नया कलर पैटर्न आपने देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल है, कुछ फिशेस क्या करती हैं, पानी में रहती है, पॉल्यूटेड, मतलब नॉर्मली फिशेस पानी में ही रहती हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें कुछ फिशेस ऐसी हुई जिन्होंने टॉलरेंस अपना बना लिया कि भैया अब तो इन्हें झेलना ही है, किसी तरीके से झेल के जियो, तो वो अपना टॉलरेंस बना ली। ठीक है, उनके ऑफ स्प्रिंग्स हुए, उन्होंने ये वेरिएशन को इनहेरिट कर लिया, उनके अंदर थोड़ा टॉलरेंस आ गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ, ये फिशेस बहुत रेजिस्टेंट हो गई, अब इस पोल्यूटेड वाटर का ना इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, ये मस्त हो गई, अब ये कह रही है बेटा तू कितना भी पोल्यूटेड हो जा, अब तुम्हारे पोल्यूशन का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि मैंने अपना रेजिस्टेंट बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएशन क्या करेगा, एक्यूमुलेट होता जाता है और कॉमन होता जाएगा धीरे धीरे पॉपुलेशन में। अब वेरिएशन जरूरी क्यों है,
क्योंकि एवोल्यूशन को लीड करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, और जितना हायर वेरिएशन होगा उतने डिफरेंसेस इंडिविजुअल में दिखाई देंगे, जितने इंडिविजुअल में वेरिएशंस दिखाई देंगे उतना सर्वाइवल होगा, ठीक है। और धीरे धीरे नई स्पीशीज बननी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज द accumulation of variation. I hope I am clear till now. अब आती है कहानी डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज, लिखा है, सभी पढ़ सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए क्या है? एक थ्रेड जैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो क्या करता है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है सभी ऑर्गेनिज्म का, इसका ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, ठीक है। किसको कैसा होना चाहिए ये सब इंफॉर्मेशन रखता है। तो अब डीएनए का फंक्शन क्या है भैया? इंस्ट्रक्शन रखता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग के लिए। ट्रेड्स डिटरमाइन करता है, आई कलर, हेयर टाइप, हाइट, एटसेट्रा। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ पे पहले आपको बेसिक बेसिक बता देती हूँ। जीन क्या है? एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का। जीन का काम क्या है? जीन का काम है वन जीन, वन कैरेक्टर या वन ट्रेट। ये जीन, आई कलर का अलग जीन होगा, ब्लड ग्रुप का अलग जीन होगा, फ्लावर कलर अगर प्लांट में है तो उसका अलग जीन होगा। ये क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन देगा सेल को कि प्रोटीन बनाओ, ऐसा प्रोटीन बनाओ जो उस ऑर्गेनिज्म का ट्रेट डिसाइड कर दे, ठीक है। अभी ये समझा रही हूं मैं आपको। अब एक चीज और देख लेते हैं, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कैरी जीन्स। क्रोमोसोम कितने होते हैं भाई ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं ईच। 23 पापा के पास भी होंगे, 23 मम्मा के पास भी होंगे, ठीक है। तो ये हाफ हाफ जीन्स आते हैं और ये आके एक बच्चे में फुल 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन मैनी जीन दैट कंट्रोल मैनी कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है भैया। ये सबको पता है, कलर चेंज कर दूं जरा, ओके। सबको पता है कि ये सेल है। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन एक होता है न्यूक्लियस, क्लियर है। ये जो न्यूक्लियस है वो ये है, ये मैंने बनाया, ठीक है। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम मैंने बताए थे? 46। कितने क्रोमोसोम है? 46। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया ताकि बाद में ड्रॉ ना करना पड़े। ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, यहां तक क्लियर है। 46 क्रोमोसोम में अगर आप बात करें तो 23 फादर और 23 मदर के पास से आते हैं, तब ये आके एक ऑफस्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाया है मैंने, लेकिन फिर भी आपको बना के एक बार दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, एक बार बन जाता है अच्छा से ना, सुंदर सा, तो ये दोबारा नहीं बनता। इसमें ना ऐसे ऐसे करके फाइबर्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके। और इन फाइबर्स को जब आप आगे देखोगे तो ये ऐसे डीएनए की तरह दिखाई देंगे। दिख रहा है ना यहाँ पे? ये डीएनए है। इन फाइबर्स में आप देखोगे तो डीएनए होगा, ठीक है। इन डीएनए, अब जैसे ये सपोज करो ये डीएनए है, तो डीएनए का अगर हमने इतना पार्ट लिया, इसी डीएनए को ना अगर हम कई पार्ट्स में काट दें तो ये जीन कहलाता है। इसका हर सेगमेंट जीन कहलाएगा, क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से समझा देती हूँ इस वाले पेज पे। यहाँ पे देखो ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है,
ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की बात करते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स है, ऐसे करके क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने क्रोमोसोम है भाई, ये है 46 क्रोमोसोम्स हैं। और 46 में 23 फादर से आते हैं, 23 आते हैं मदर से। ठीक है, तो ये बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे ऐसे करके, इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ना थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स इन्हें बोलते हैं। और यही होता है हमारा डीएनए, यहीं पे इन फाइबर्स में। तो ये है हमारा डीएनए, क्लियर है, ये है हमारा डीएनए। अब इस डीएनए को कई पार्ट्स में तोड़ दो। सपोज करो मैंने इतना पार्ट ये ले लिया, इतना पार्ट ये ले लिया, इतना ये ले लिया, इतना ये, इतना ये। ठीक है, तो अब क्या है ये पार्ट्स, ये कहलाएंगे जीन्स। जो हर सेगमेंट है ना, इनको अगर अलग अलग पार्ट्स में ऐसे ऐसे आप तोड़ दोगे तो ये जीन है। ठीक है, ये जीन्स ही कैरी करते हैं ट्रेट्स को। क्लियर है यहां तक, ये जीन्स ही कैरी करेंगे ट्रेट्स को। ये एक अलग जीन हो गया, ये अलग जीन हो गया, ये अलग जीन हो गया, ऐसे करके ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उन सेगमेंट्स को कहते हैं जीन्स। यहां पे मैंने आपको दिखाया, अ जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट। हर जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। यहां तक क्लियर है। सो अब हमने क्या देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। वहां पे हमारा डीएनए होगा, डीएनए में क्या होंगे, डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं जीन्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये देखो, क्रोमोसोम्स मेड ऑफ डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन, यही बताया मैंने। Chromosomes are big structure, they are made of DNA, DNA is divided into genes. अब ऐसे एग्जांपल समझ लो, think of chromosome looks like a book in a library. ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या है, लाइब्रेरी की एक बुक है। डीएनए इज द राइटिंग इनसाइड द बुक, अब उसके अंदर क्या लिखा है वो डीएनए है। ठीक है, अब उस बुक में जो भी लिखा हो, स्पेसिफिक चैप्टर या पेजेस होंगे जो उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो जीन्स है। ठीक है, ये आप एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि एक किताब है लाइब्रेरी में, जो किताब है वो है क्रोमोसोम। ठीक है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है सब कुछ वो है डीएनए। ठीक है, अब हर चैप्टर में अलग अलग चीजें दी होंगी, तो जो चैप्टर जिस चीज को डिफाइन कर रहा है वो है उसका, जिस टॉपिक को डिफाइन कर रहा है वो क्या है, वो है उसका जीन। ठीक है, वो जो चैप्टर्स हैं वो जीन्स है। इजी, ठीक है। सो वाई दे आर इंपॉर्टेंट इन हेरिडिटी, क्योंकि भाई डीएनए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखता है, जीन ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, और क्रोमोसोम क्या करता है, कैरी करता है जीन्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो जब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा तो यही क्रोमोसोम तो पास होंगे ना, यही क्रोमोसोम तो आगे जाएंगे। 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे, तो 23 में उनका जीन्स भी होगा, डीएनए भी होगा, है ना, वो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। इसलिए जो जीन है, जो क्रोमोसोम है वो इंपॉर्टेंट है, या जीन है इंपॉर्टेंट है डीएनए में, सॉरी हेरिडिटी में। ये मैंने करा दिया। ओके, नाउ कुछ चीजें हैं जैसे कि डोमिनेंट जीन। अब हमने जीन पढ़ लिया ना कि भाई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, 23 क्रोमोसोम हो गए मम्मी से, इसमें हो गया हमारा डीएनए भी है और हमारा जीन भी है। ठीक है, और 23 मिल गए हमें फादर से, इसमें क्या है, हमारा डीएनए भी है और जीन भी है। तो यहाँ मम्मी का और पापा का दोनों का डीएनए और जीन हमें मिल गया क्योंकि क्रोमोसोम मिला। ठीक है, अब कौन सा डोमिनेंट है, अब ये डिसाइड होगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा, तो वही दिखाई देगा जो डोमिनेंट है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है वो पापा का ही हो, वो मम्मी का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। So the dominant gene is a gene that express itself even when only one copy is present in a pair. ठीक है, dominant gene, क्योंकि
जीन जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ऐसे करके पेयर्स में होते हैं। तो अगर एक भी अगर प्रेजेंट है और ये डोमिनेंट है तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू कॉपी ऑफ जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। इफ वन कॉपी ऑफ जीन इज डोमिनेंट इट विल शो इट्स ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल टी है टॉल फॉर पी प्लांट इज डोमिनेंट ओवर, स्मॉल टी डॉफ को दिखाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी और टॉल ऑफस्प्रिंग को दिखा रहा है जो कि डोमिनेंट है। यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है, सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट। हम ये आगे थोड़े डिटेल में देखेंगे। रिसेसिव क्या है? रिसेसिव जीन्स जो है वो अकेला अगर रहता है ना तो वो नहीं, वो कहता है मैं अकेला, बेचारा बहुत हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं अपने आप को दिखा सकूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो चुप रह जाता है। तो वहां पे काम करता है हमारा डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट कहता है मैं तुझे डोमिनेट कर दूंगा, सॉरी, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन जो होगा वो रिसेसिव को अगर अकेला पाएगा तो बेचारा नहीं आगे आने देगा। अब ये एक्टिव कब होता है? कहते हैं ना कि दो कमजोर लोग कब एक्टिव होंगे, जब दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों कॉपी अगर इनकी प्रेजेंट है ना, जैसे सपोज करो कैपिटल टी था तो ये डोमिनेंट था, और मदर में आया तो ये स्मॉल टी आया। अब आया क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो ये तो कह रहा है मैं तो तेरी चलने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर स्मॉल टी आया है जीन्स ना, ये एक जैसे हैं दोनों, ठीक है। ये अगर एक जैसे हैं तो ये क्या करेंगे, फिर ये अपने आप को दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है डोमिनेंट अगर अकेला भी है ना, अकेला अगर है तो वो डोमिनेंट ही है, लेकिन अगर ये अकेला है तो ये डोमिनेंट नहीं होगा, ये रिसेसिव ही रहेगा। अब अगर ये इसको डोमिनेंट होने के लिए पेयर में होना पड़ेगा, ठीक है। अगर डोमिनेंट जीन है तो रिसेसिव जीन नहीं दिखाई पड़ेगा, हमेशा हिडन रहेगा। और अगर दोनों ही रिसेसिव है तो ये क्या रहेगा, तब ये दिखाई देगा, ठीक है। तभी ये डोमिनेंट हो पाता है, तभी ये दिखाई देता है अगली पीढ़ी में, कहने का मतलब है। स्मॉल टी डॉफ है, कैपिटल टी टॉल है, ठीक है। अब अगर कैपिटल टी है तो भाई दोनों ही टॉल है, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी क्या है? डॉफ है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी ये डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक जीन है डोमिनेंट का। अब यहाँ पे कोई जीन ही नहीं है तो ये बेचारा, ये वैसे इसी को दिखना पड़ेगा ना फिर, ठीक है। फिर तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब है कि एक रिसेसिव जीन्स तभी दिखाई देगा जब दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे। एक रिसेसिव ट्रेट की अगर हम बात करें, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप बहुत आएगा इस चैप्टर में, फिनोटाइप जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है, एक मटर का पौधा ही ले लो जो लंबा है, तो उसका जीन में कैपिटल टी है, ये है उसका जीनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप। स्मॉल भी हो सकता है, ये उसका जीनोटाइप है। ये भी है, ये उसका जीनोटाइप है। ये हाइट के लिए है, अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है। तो कैपिटल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज डॉफ, और ये भी टॉल है, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप अलग है। यहाँ पे सिमिलर जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक डॉफ वाला भी है, लेकिन ये रिसेसिव है। यहाँ पे स्मॉल टी है, यानी कि ये क्या है? ये डॉफ है। ये इसका जीनोटाइप है। अब दिखेगा क्या? जो दिखेगा ना वो फिनोटाइप है, ठीक है। जो दिखेगा वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप तो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा ना, जीनोटाइप दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, ये लेकिन पेरेंट से मिल रहा है हमें हेरिडिटी में। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लेटर्स में लिखेंगे। लेकिन जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप देख के बता सकते हो कि टॉल है, डॉफ है, क्या है। यहां तक क्लियर है?
सो इजी वे रिमेम्बर करने के लिए है कि भाई जीनोटाइप जीन टाइप है और फिनोटाइप क्या है, फिजिकल टाइप है। ऐसे याद रखिएगा। जीनोटाइप से तो क्लियर ही हो जाता है, लेकिन फिर भी जी से जीन याद रखिएगा और फिजिकल टाइप जो है वो फिनोटाइप है। ओके। देन F1 जनरेशन क्या होता है, जब दो पेरेंट्स मिलते हैं मेल एंड फीमेल, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो फर्स्ट जनरेशन में होंगे। ये जैसे ये इनके ऑफस्प्रिंग हुए, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग हुए, तो ये क्या है, F1 जनरेशन, ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन इज फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन है। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर किसी से, इनके ऑफस्प्रिंग किसी और से मिलते हैं, तो वो जब दूसरी जनरेशन आएगी, दैट इज, यहां पे जब ऑफस्प्रिंग आएंगे, दैट इज F2 जनरेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। अब जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में एक जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, एक डोमिनेंट ट्रेट सभी में दिखाई देगा। F2 में क्या होगा, F2 में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों दिखाई देते हैं वापस से आके। ठीक है, अब ये कैसे होंगे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए, पहली जनरेशन F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन से फिर बाद में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, चाहे वो सेल्फ क्रॉसिंग से हो या इंटर क्रॉसिंग से हो, वो होती है F2 जनरेशन। ठीक है, अब बारी आती है ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्चुअली में ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ठीक है, तो इन्होंने हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस की स्टडी करी, किस पे, मटर के पौधे पे। इन्होंने जब डिस्कवर किया कि भाई ये ट्रेट्स किस तरह से पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अब एक चीज याद रखिएगा, पी का जो बोटानिकल नेम है, दैट इज पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो पी प्लांट ही क्यों लिया भाई, क्योंकि पी प्लांट दे हैव मेनी विजिबल कैरेक्टर। ठीक है, और उनमें ट्रेड्स भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं, टॉल डॉफ हो सकता है, राउंड रिंकल्ड सीड्स होती हैं। दूसरी चीज, पीस जो होती है सेल्फ पॉलिनेट कर सकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है इनमें, बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं और जल्दी से ये सीड भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए इन्होंने किसका सिलेक्शन किया, पी प्लांट का, यानी कि पाइसम सटाइवम का। ओके, नाउ हाइब्रिड क्या हुआ, कहते हैं ना हाइब्रिड, हाइब्रिड है, बहुत हाइब्रिड वर्ड सुनाई पड़ेगा। तो दो डिफरेंट वैरायटीज या दो डिफरेंट पेरेंट को जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जब उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट पेरेंट्स का मतलब क्या है कि एक का ट्रेट कुछ और है, एक का ट्रेट कुछ और है। अब वो ट्रेट में डिफरेंसेस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ट्रेट्स अलग अलग हैं, दो डिफरेंट वैरायटीज है, उनको हमने क्रॉस कराया और जो ऑफस्प्रिंग आया वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट था, दैट इज हाइब्रिड। उसका जो जीनोटाइप था जेनेटिकली वो कंप्लीटली डिफरेंट था। ठीक है, ये है हमारा हाइब्रिड। अच्छा, यहां पे सॉरी, यहां पे इन्होंने बताया कि भाई ये टॉल प्लांट्स हैं और एक है डॉफ प्लांट। ठीक है, इनको क्रॉस जब कराया तो इसका क्रॉस इससे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराया, विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका वापस से इसके साथ कराया, विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हो ना कि कैपिटल टी हर जगह दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ऑल आर टॉल। तो यहाँ पे एक जीन है जो डोमिनेंट है, वो है कैपिटल टी, और सभी में है। ठीक है, वो सभी में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जीन इन्होंने टॉलनेस का मिला इन्हें, कैपिटल टी, एक जीन इनको डॉफनेस का मिला।
ठीक है, तो ये जो जीनोटाइप हुआ, ये पौधा तो टॉल होगा लेकिन इसका जीनोटाइप अलग हो गया ना। इसका जीनोटाइप देखो, ये भी तो टॉल था, इसका जीनोटाइप क्या है और इसका जीनोटाइप क्या है? यहाँ पे प्योर जीनोटाइप है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया है, तो विच इज नोन एज हाइब्रिड जीनोटाइप। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड जीनोटाइप। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, हाइब्रिड में क्या होता है? प्योर नहीं होते, जैसे कैपिटल टी आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा, ये प्योर एलील्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल टी ये प्योर एलील्स है, तो सेम जीनोटाइप नहीं होगा, डिफरेंट एलील्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट एलील मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स हो जाते हैं। अब हाइब्रिड में हुआ क्या, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, तो एक जीन इसका आ गया, एक जीन आ गया इसका, तो ये डिफरेंट एलील्स कहलाए, ठीक है। अब हाइब्रिड को हेरिडिटी में इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं भाई? क्योंकि इनहेरिटेंस पैटर्न पता चलता है, डोमिनेंस रिसेसिवनेस पता चलती है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलती है कि भाई ये हाइब्रिड बना लेते हैं, अपने हिसाब से डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने बहुत समझा कि किस तरीके से चीजें इनहेरिट हो रही हैं, किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब दो अलग अलग एलील्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, एलील्स मींस डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट जीन्स होते हैं, ठीक है, कम टुगेदर इन अ हाइब्रिड, सो ओनली वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड। आई टोल्ड यू कि कैपिटल टी ये टॉल का हो गया और स्मॉल टी ये हो गया डॉफ का, ठीक है। अब ये पेरेंट है, यहां से हमें मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो डिफरेंट जीन्स है, एक इसका जीन है, एक इसका जीन है, राइट। तो ये जो दो अलग अलग जीन है, इनमें से कोई एक एक्सप्रेस होगा। कौन एक्सप्रेस हो रहा है? जो डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो रहा है, राइट। तो ये क्या है? और ये हिडन है क्योंकि ये क्या है? ये रिसेसिव है, ये है रिसेसिव। क्लियर है यहां तक? सो ऑफस्प्रिंग यहां पे क्या शो कर रहा है? एक कैरेक्टर शो कर रहा है। कौन सा कैरेक्टर? जो डोमिनेंट है, ठीक है। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब दो डिफरेंट जीन्स एक साथ आते हैं तो सिर्फ एक दिखाई देता है। जब दो अलग अलग जीन्स आए और उन्होंने हाइब्रिड बनाया तो वो क्या बने? उनमें से एक जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग जीन आए, इसके पास ये क्या हो गया? ये हाइब्रिड है, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स आ गए इसके पास, ठीक है। तो इसमें से जो डोमिनेंट है वही अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, राइट। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ। द सेकेंड लॉ इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड लॉ, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक, मोनोहाइब्रिड। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि a monohybrid cross is a genetic cross between two organisms that differ in only one character traits. अब यहां पे एक ही कैरेक्टर लिया गया और वो कैरेक्टर क्या लिया गया? हाइट। यहां पे एक कैरेक्टर लिया गया और वो कैरेक्टर लिया गया हाइट का, ठीक है। तो एक पौधा इन्होंने लिया टॉल, एक पौधा लिया डॉफ, ठीक है। अब इनसे, इनको जब इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया तो क्या मिला? 4 पौधे मिले जिनका जीनोटाइप तो ये रहा। क्लियर है? यहां पे जीनोटाइप तो ये रहा, लेकिन अगर इनका फिनोटाइप कहा जाए तो फिनोटाइप कैसा हुआ? सारे लंबे हुए, सारे ही टॉल हुए। रीजन भी कि यहां पे सब में टी कैरेक्टर आया है एंड द टी इज डोमिनेंट हियर। इज इट क्लियर? यहां पे टी क्या है? डोमिनेंट है। यहां तक क्लियर हो गया?
अब एक टॉल ले लिया, एक डॉफ पौधा ले लिया, ठीक है, एक टॉल ले लिया और एक डॉफ ले लिया। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यहां पे देखिए, इसमें इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूं, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्लियर है? यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये किसका है? ये टॉल का है, ये है डॉफ का। ठीक है, अब इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो बना कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो क्या बना? कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्लियर है? नाउ इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो बना कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो बना कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहां पे आप देखिए, सारे ही क्या है? एक कैपिटल है, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, विच मीन्स कि यहाँ पे टी जो है वो क्या है? वो डोमिनेंट है। टी इज डोमिनेंट। और ये क्या था? ये रिसेसिव है। ठीक है, अब दिखेगा कौन सा? डोमिनेंट वाला दिखेगा। तो इन सब में यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, ये सारे क्या हैं? ये सब ऑल आर टॉल, ये सब टॉल है। अब इनमें से हमने दो ले लिए, ठीक है, इसको चलो इसको ले लेते हैं, सॉरी, अब हमने चलो इसको ले लिया और इसको ले लिया, ठीक है, तो अब फिर से क्रॉस करा देते हैं। इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो कैपिटल टी आया। फिर इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो क्या आया? स्मॉल टी आया। क्लियर है यहाँ पे? अब फिर कलर चेंज करती हूं, कौन सा कलर लूं अब? ओके, अब इसका हमने इसके साथ कराया तो क्या आया? यहाँ पे आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका हमने इसके साथ कराया तो आया स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? यहाँ पे गलत हो गया, ये कैपिटल टी था, सॉरी, सो सॉरी, तभी मैं सोचूं ये कैसे आ गया। कैसे हुआ ये? कैपिटल टी था, इस कैपिटल टी से हुआ तो क्रॉस हुआ तो यहाँ पे कैपिटल टी इसका और इसका कैपिटल टी यहाँ आ गया। यहाँ पे इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से हुआ तो यहाँ पे कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया। तो यहाँ पे आप देखो, ये तीनों तो क्या है? इन तीनों में ये डोमिनेंट है। अब ये कैपिटल टी किसका हो गया? टॉल का, तो ये टॉल हो गया। अब यहाँ पे बेचारा ये रह गया जिसके पास स्मॉल टी आया, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये डॉफ है ये। ठीक है, तो 3 तो टॉल है और 1 है डॉफ का। तो ये कहता है 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 टॉल प्लांट्स निकलेंगे और ये क्या निकलेगा? डॉफ निकलेगा। ठीक है, ये था इनका पहला जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन था? F1 जनरेशन था। भाई दो लोगों ने क्रॉस किए, 4 हुए थे, ये F1 जनरेशन हुआ। अब इनमें से हमने इसका और इसका कराया तो अब जो बच्चे आए वो कौन सा जनरेशन हुआ? ये F2 जनरेशन हुआ। क्लियर है? सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है वो आता है 3:1 का रेशियो आता है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है बताने के लिए।
अब यहाँ पे यही है, अ क्रॉस ऑफ टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्यूसेस टॉल एंड डॉफ प्लांट इन द रेशियो ऑफ 3:1। सेम चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ऑलराइट, आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपको समझ नहीं, अगर नहीं समझ में आता प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाँ, वो मोनो हाइब्रिड था, मोनो हाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा, डाई हाइब्रिड में हम देखेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। दो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे? गिव मी अ सेकेंड। ओके, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे देखेंगे कि हमने वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था हाइट का, यहां पे हम देख रहे हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा? दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक सीड का शेप देखेंगे और एक हम सीड का कलर देखेंगे, ठीक है। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो चीजें देखी, सीड का शेप और सीड का कलर, राइट। यहां तक क्लियर है? अब सीड के शेप में एक सीड इन्होंने ली जो येलो और राउंड है, ओके, एंड नेक्स्ट इन्होंने लिया जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है। अब ये समझ लो कि एक येलो और राउंड वाला जो है, आप मान के चलो छोले कुलचे वाला हो गया, मटर, छोले कुलचे वाली मटर हो गई, और एक हो गई जो पुलाव वाली मटर है, ग्रीन मटर, लेकिन वो सूखी हुई है बेचारी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, दिस इज द ट्रिक। एक छोले कुलचे वाला येलो मटर हो गया जो कि येलो है, राउंड है, और एक पुलाव वाला हो गया लेकिन वो बेचारा पिचका हुआ है, थोड़ा सा रिंकल्ड है लेकिन ग्रीन है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब हम इन दोनों का क्रॉस करके देखेंगे, ओके। एक सेकेंड दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई एक तो हमारा है राउंड एंड, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा इसमें, बहुत सारा, राउंड एंड येलो, ठीक है। और एक है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही तो बताया था ना मैंने, छोले कुलचे वाला और एक पुलाव वाला लेकिन रिंकल्ड। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम राउंड को कैपिटल आर से करेंगे, येलो को हम कैसे करेंगे? येलो को हम कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से करते हैं, ठीक है। रिंकल्ड वाले को डिफरेंट कलर ले लेते हैं, एक रेड ले लेती हूं, ओके। रिंकल्ड वाले को स्मॉल आर, स्मॉल आर, आर दो अलग अलग बना दिए मैंने, ओके, दो आर, ठीक है। और ग्रीन को हमने स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से डिनोट कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं कहानी। अब हमने क्रॉस कराया इसको इससे और इसको इससे, तो जब हमने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला? हमें मिला कैपिटल आर वाई, और यहां पे हमें क्या मिला? यहां पे भी हमें कैपिटल आर और वाई ही मिला। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हमने इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमें क्या मिला? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमें क्या मिला?
तो हमें मिला स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, अब हम इनको ऐसे सर्कल कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया ऐसे सर्कल। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे। इनका क्रॉस कैसे होगा? कलर चेंज करने दीजिए। इस आर वाई को इसके साथ, ठीक है? इस आर वाई को इसके साथ, फिर इस आर वाई को इसके साथ। तो अब जब इसके साथ हो रहा है यहां पे, तो क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? अब यहां पे जब हो रहा है तो क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? कलर चेंज करते हैं। ओके, नाउ इसका क्रॉस हम इसके साथ कराते हैं। यहां पे क्या आया? यहां पे भी आया कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? अब इसका हम वापस से इसके साथ कराते हैं। तो क्या बना यहां पे? यहां पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? ये है इसका। यहां पे हमने देख लिया, दिस इज द F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन है ये? F1 जनरेशन है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अब ये हमने पहले जनरेशन में देख लिया कि भाई ये इस तरीके से है। अब हम किसका कराएंगे? इन्हीं में से दो ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां पे? नेक्स्ट एक दूसरा पेज मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, इसमें नहीं आ पाएगा। ओके, हमने क्या लिया था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक दूसरा लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही था? इसके अलावा कुछ था? नहीं। अब इस आर का इस वाई के साथ, तो क्या बना यहां पे? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इस वाई इस आर का इसके साथ, तो यहां पे बना स्मॉल आर और सॉरी, एक मिनट रुकिए। हाँ, इस कैपिटल आर का वाई के साथ हो गया, ठीक है? तो यहां बना आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसी का इसके साथ, तो क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गया। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में कंफ्यूजन हो जाती है। फिर इसका इसके साथ, तो यहां पे क्या बना? यहां पे बना फिर से स्मॉल आर कैपिटल वाई, यही बना। और इसका वापस से इसके साथ कराया तो क्या बना? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यही दिख रहा है ना आपको? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार दिख रहे हैं यहां पे। अब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको यहां पे लिख लेती हूं मैं, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? इस आर को इस वाई के साथ, इस आर को इस वाई के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, ठीक है? और यहां पे क्या आया? ये जब इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आया, ठीक है? अब इसका इसके साथ हुआ तो क्या आया? स्मॉल आर वाई, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल वाई आया।
लेकिन इसका इसके साथ हुआ तो क्या आया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इसका भी हम सर्कल कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इन्हीं चारों को हम आगे देखेंगे कि आगे कैसे आया। ठीक है, आप फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये क्या है, राउंड है, और ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा है, तो येलो है। तो ये सारे जो होंगे ना वो राउंड एंड येलो होंगे, ये सारे क्या होंगे, राउंड एंड येलो होंगे। ऑल आर राउंड एंड येलो। क्लियर। अब इन्हीं को हम ना टेबल में बना के देखेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे ये देखें, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, आर वाई हमने इन्हीं को ना ऐसे लिख दिया, तो आप ये समझिए इसको ऐसे करके हम टेबल बना लेंगे। ऐसे करके हमने इसका टेबल बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, अब ये बढ़िया लिख रही है। यहां पे इसको इसके साथ मर्ज किया तो क्या बना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई आया। ठीक है, इसको इसके साथ मर्ज किया, कैपिटल आर और एक आया कैपिटल वाई, दूसरा आया स्मॉल वाई। इसको फिर इसके साथ क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और इसको वापस से इसके साथ किया तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या आया, यहां पे आया कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यहां पे कैपिटल आर, यहां पे आया एक स्मॉल वाई दूसरा भी स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आई सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई वाई, सॉरी एक आया कैपिटल वाई। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर वाई वाई। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें क्या आ रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर देती हूं। यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर डिनोट करता है किसको, राउंड एंड येलो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो येलो ही डिनोट होगा, यहाँ पे येलो हुआ, और आर आर है तो जाहिर सी बात है ये राउंड एंड येलो हो गया। यहाँ पे भी आर डोमिनेंट है, राउंड एंड येलो, यहाँ पे राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी राउंड येलो है,
राउंड येलो, यहां पे आएगा राउंड, और स्मॉल वाई किसका था, आपने देखा, ग्रीन का था। तो यहां पे राउंड एंड ग्रीन आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, राउंड येलो, यहां पे आएगा राउंड ग्रीन, ठीक है, क्योंकि स्मॉल वाई है। यहां पे आएगा राउंड येलो, यहां पे भी राउंड येलो आएगा, ठीक है। यहां पे आएगा, यहां पे भी राउंड येलो आएगा, यहां पे आएगा राउंड येलो। अब यहां पे क्या आ रहा है, स्मॉल आर क्या आ रहा है, ये आया रिंकल्ड, और येलो था, ये रिंकल्ड येलो है भाई, ग्रीन नहीं है, दोनों स्मॉल होते तो ग्रीन हो जाता। यहाँ पे कैपिटल आर है, तो ये क्या है, राउंड है, और स्मॉल वाई ग्रीन। यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है विच इज रिंकल्ड, येलो है ये, ओके। दिस इज राउंड, सॉरी, रिंकल्ड ग्रीन है। अब एक मिनट दीजिए, अब यहां पे ये रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन यहाँ पे कितना दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है, तो रिंकल्ड ग्रीन हो गया एक, ठीक है। राउंड और येलो कितना दिख रहा है, राउंड है और येलो है, ये कितना है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा, यहाँ पे है आर, स्मॉल आर है ये, तो ये रिंकल्ड है भाई, ये रिंकल्ड है, ठीक है। 8 हो गए, 9, ये हो गया 9, राउंड येलो है 9, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर देती हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये ऐसे है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब बारी आती है रिंकल्ड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड येलो कितना है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितना है, रिंकल्ड येलो कहाँ दिख रहा है भाई, एक तो मुझे यहां दिखा, सॉरी, एक मुझे यहां दिखा है रिंकल्ड येलो, एक मुझे यहां दिखा है, और भी कहीं है रिंकल्ड येलो, एक ये है रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो 3 दिखे हैं मुझे रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो हो गया। अब राउंड ग्रीन कितना दिख रहा है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कहाँ दिखा, एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं मुझे, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तो ये हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो जो यहाँ पे एक रेशियो बना हुआ है वो है 9:3:3, तो 9 किसका है, राउंड येलो, ठीक है, फिर राउंड ग्रीन 3 है, फिर रिंकल्ड, सॉरी, हाँ, रिंकल्ड येलो ये भी 3 है, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है 1, तो 9:3:3:1 का आपका रेशियो आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है।
आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर नहीं समझ में आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको मैं वापस बताऊंगी। कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, इससे मैच करो, फिर इसको इससे मैच करो, ऐसे करके आप इसे बनाओगे, ये बन जाएगा। बहुत इजी है ये चार्ट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि जो रेशियो बनाओगे वो पहले बनाओगे राउंड येलो का, फिर राउंड ग्रीन का, फिर बनाओगे रिंकल्ड येलो का और रिंकल्ड ग्रीन का। ये बनेगा आपका रेशियो। तो 9 3 3 1, द रेशियो इज 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ठीक है। सो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें यही बनता है रेशियो। अब मैंने आपको बताया तीनों लॉ खत्म हो गए हैं, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, और ये अब आपका लॉ ऑफ जो पहला वाला था, सॉरी कुछ हो गया, एक मिनट दीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ठीक है। तो मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कोई डाउट नहीं है। देन मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया, कोई डाउट है इसमें? आई होप नहीं होगा, अगर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी याद रखिएगा। देन आपको अब जो मैं बताने वाली हूँ वो है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टू प्रोजेनी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स प्रोजेनी में कैसे होता है भाई? एक तो जीन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। जो जीन्स के सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि जो डीएनए पे जो सेगमेंट्स हैं जीन्स जिन्हें हम बोलते हैं, यही कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। ये एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और ये आपको एक जीन आपको मिलेगा किससे? मदर से, और एक मिलेगा आपको फादर से, ठीक है। क्रोमोसोम का रोल होता है, क्योंकि भाई क्रोमोसोम में ही जीन्स होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है कि पेरेंट सेल अलग अलग स्पर्म और एग बनाते हैं, स्पर्म हो गया और एग हो गया, ठीक है। सब में जैसे मैंने आपको बताया ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अलग अलग पेयर होते हैं और सबके एक एक पेयर वापस मिलते हैं। तो ये बनता है हर स्पर्म सॉरी मेल का एक एलील मिलेगा, एक एलील मिलेगा आपको फीमेल से। तो ये आपका पूरा क्या बनेगा? जीन का पेयर बना देता है। उसके बाद ही वो डिसाइड होते हैं कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ये मैंने आपको बता दिया। जो डोमिनेंट है वो दिखाई देगा, यानी कि वो उसका इफेक्ट होगा, फिनोटाइप कहलाएगा, वो वही फिनोटाइप बताता है। मतलब डोमिनेंट जीन ही आपको वो कैरेक्टरिस्टिक देगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिनोटाइप है, ठीक है। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिसाइड होता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ह्यूमन या कई एनिमल्स में एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये आगे जाते हैं, और यही इन्हीं के जीन्स डिसाइड करते हैं कि भाई ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स ह्यूमन में मैंने आपको बताया था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, और जो 22 होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 23 होते हैं आउट ऑफ 46 में, मेल में 23 होंगे, फीमेल में भी 23 होंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब जो 22 होता है ना वो ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम इज बॉडी क्रोमोसोम, और जो एक बचता है 23rd वाला वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो फीमेल में जो होगा वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल में जो होगा वो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है? यही डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए ये मेल का है और ये है फीमेल का, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स मिलते हैं इट मींस कि जो बच्चा है वो फीमेल है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स वाई मिल गया तो ये क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा मेल। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, और इसमें कभी भी फीमेल डिटरमिन नहीं कर सकती। रीजन बीइंग कि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। ये वाई क्रोमोसोम जो होगा वो मेल के ऊपर होगा, इसलिए फादर डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड बिकॉज द एग ऑलवेज गिव एक्स वाइल स्पर्म कैन गिव एक्स और वाई। तो ये वाई जो क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, तो जिन लेडीज को ये टॉर्चर किया जाता है कि भाई लड़का नहीं है लड़का नहीं है, ये लड़की की गलती नहीं है, इट्स फॉल्ट ऑफ बॉयज। ठीक है, तो क्योंकि लड़की के पास वो क्रोमोसोम ही नहीं होता, लड़कों के पास होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हर एनिमल्स में कुछ कुछ एनिमल्स हैं, सबका अलग अलग टाइप अलग अलग सिस्टम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो अगर हम बात करें, चाहे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो ZW सिस्टम होता है, इंसेक्ट्स में एक्सो सिस्टम होता है। ये हम जब इनकी कभी बात करेंगे तब हम ये बात करेंगे, ये जस्ट टू नो इन्फॉर्मेशन है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ह्यूमन में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मैंने आपको बता दिया। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं इन ईच बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल, और 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, विच मीन्स बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, XX फीमेल में क्रोमोसोम होता है, XY मेल में होता है। तो मदर से हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, लेकिन फादर से यानी स्पर्म से आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो XX हमेशा फीमेल बनेगी, और XY अगर मिल गया क्रोमोसोम तो वो बनाएगा मेल। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे काम करता है, किस तरीके से ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ह्यूमन में कैसे डिसाइड होते हैं, वो भी भाई डिटरमिन होते हैं जीन्स के ही थ्रू। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन विच इज रिप्रेजेंटेड एज आई विथ 3 एलील्स। तो आई जो है वो क्या है, सिंगल जीन है, लेकिन उसके एलील कौन से हैं, 3 है। अब आई ए जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। आई बी ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा, बी, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीजन बी। और I0 आप मान के कह सकते हो यहाँ पे, इसका कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये कौन सा ग्रुप बनाता है, O ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये O ग्रुप बनाएगा। अब आप देख लीजिए ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है। ब्लड ग्रुप 4 टाइप का हमने अभी तक पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कौन सा, ए, दूसरा है बी, और तीसरा है AB। एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। ठीक है, सो ए का जो जीनोटाइप क्या है, वो IA शो करता है। IA ऐसे करेगा, IAA। ठीक है, ये आपका क्या शो करेगा, ये आपका जीनोटाइप है इसमें। और बी का जीनोटाइप क्या होगा, IBB, IB। ठीक है, AB का क्या होगा, IA, IB, AB हो गया। I0 जो हुआ वो क्या है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो वो O को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब किस तरीके से ये जाता है, किस तरीके से डिटरमिन होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। अगर जीनोटाइप IA और IA है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप इज A। ठीक है, और अगर IA है और I0 है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो भी IA होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे A जो है वो डोमिनेंट है, तो भी ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, लेकिन अगर IB है और IB है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, IB, यानी कि
कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी वाला ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आई बी है और आई 0 है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बी डोमिनेंट है, इट मीन्स कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी होगा। यहाँ पे आई ए है और आई बी है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आई ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब अगर आई यहाँ पे 0 है, ठीक है, आई 0 है और आई 0 है तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, 0 या ओ से आप इसे ओ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए। अब एक सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि कोई मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और वो शादी कर लेता है एक लेडी से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आप बताइए। एक ब्लड ग्रुप है आई ए और दूसरा ब्लड ग्रुप है आई ओ। आप बताइए क्या ब्लड ग्रुप होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि क्या ब्लड ग्रुप होगा। अगर जो ए है ब्लड ग्रुप ए वाला, एक बता देती हूं मैं आपको। अगर सपोज करिए इसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए वाला जो है उसका जीनोटाइप आई ए है, ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? आई ए हो गया, ठीक है, और जो विमेन है उसका ब्लड ग्रुप हो गया आई ओ, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। रीजन बीइंग कि जो ए है ये डोमिनेंट है। ठीक है, ए क्या है? डोमिनेंट है यहाँ पे। अब दूसरी चीज समझिए, दूसरा कंडीशन है कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, अभी भी क्वेश्चन वही है, लेकिन जीनोटाइप उसका आई ओ है, ठीक है, और जो फीमेल है उसका तो वही है जैसे मैंने बताया था, आई ओ और आई ओ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप दोनों हो सकता है, यहाँ आई ए भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए डोमिनेंट हो सकता है और यहाँ पे ओ भी डोमिनेंट हो सकता है। इक्वल चांस है, 50-50 चांस है भाई, दोनों के 50-50 चांस है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बस इतना याद रखिएगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई कि किस तरीके का जीनोटाइप होगा, किस तरीके का ब्लड ग्रुप होगा। यहां तक क्लियर है? सो आपका हेरिडिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे बताइए जो भी आपके डाउट्स होंगे, आई ट्राई टू कवर इट। अगर हो पाएगा तो मैं आपको दोबारा से एक नई वीडियो बना के भी दे सकती हूँ जो आपका डाउट सेशन क्लियर करेगी। ठीक है, एक डाउट सेशन की वीडियो हो जाएगी। ऑलराइट, सो यस, इसी के साथ ये वन शॉट वीडियो आपकी हेरिडिटी की खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।